हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या है। अगर हम किसी भी चीज़ को पुश और पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे वो क्या था, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। हमने एक एक्टिविटी की थी 11.3। इस एक्टिविटी में हम एक बॉल जो मूव कर रही थी उसको अपने हाथ से फोर्स लगाया था। जब हम उस पर फोर्स लगा रहे थे, अगर हम उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो इतना हमने कल कर लिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 132। Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object. Let us find out. पहली ये जानने के लिए उत्सुक है, क्या सिर्फ फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में ही चेंज आता है या फिर उसमें कुछ और चेंज भी आ सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्टिविटी 11.4। टेक ए बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। एक बॉल लीजिए और उसे एक प्लेन सरफेस पे रख लीजिए। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। बॉल को मूव करवाइए उसको एक पुश देकर, जैसे कि फिगर 11.8a में दिखा रखा है। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर। फिर जो बॉल का पाथ था, बॉल का रास्ता था, उसके रास्ते में एक रूलर यानी कि एक फट्टा रख दीजिए। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। क्या बॉल सेम डायरेक्शन में मूव करेगी जब वो रूलर से स्ट्राइक करेगी। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angle to its path. In each case, note your observation about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler. भी क्या कह रहा है कि जब रूलर पे बॉल स्ट्राइक करेगी यानी कि टकराएगी तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रही थी उस डायरेक्शन में अब नहीं जाएगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड तो चेंज कर ही सकते हैं, साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। Let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. वॉलीबॉल की गेम में जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को मूव करते हैं पुश करके अपने टीममेट्स को जिताने के लिए। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. कई बार बॉल वापस आ जाती है कोर्ट में जब कोई उसको पुश करता है, स्मैश करता है। यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। जब क्रिकेट कोई खेलता है तो अपने बैट के साथ शॉट लगा के वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। इन सब एग्जाम्पल्स में स्पीड भी चेंज हो रही है और साथ के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स भी इसके बारे में दे सकते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज हो रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज हो रहा है तो दोनों केस में हम उसको बोलेंगे कि देयर इज़ अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसकी मोशन की स्टेट में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है। अब चलिए देखते हैं स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है। The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motion, both are its state of motion. क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम उसकी स्पीड से और डायरेक्शन से बताते हैं। रेस्ट की पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़ीरो होगी तो हम बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन, दोनों उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, क्योंकि जब वो रेस्ट में है तब उसकी स्पीड ज़ीरो है। Does it mean that the application of a force would always result in the change in the state of motion of object? Let us find out. तो कह रहा है कि क्या हर बार ऐसे होता है कि जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में कुछ चेंज आएगा। तो चलिए इसके अब पता लगाते हैं। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जब फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता।
For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. मान लीजिए कि कोई बहुत भारी बॉक्स है, अब उसके ऊपर जितना मर्जी फोर्स लगा लीजिए पर वो अपनी जगह से नहीं हिलता. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. ऐसे ही सिमिलरली जब आप एक वॉल को पुश करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वॉल अपनी जगह से नहीं हिलती. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि ये देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें हमें सिचुएशंस दे रखी है. जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन है अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट. एक प्लेट के अंदर डफ यानी कि आटा रखा हुआ है. हमें फोर्स कैसे लगाना है? प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स. अपने हाथ से उसको नीचे की तरफ दबा के. डायग्राम दिया हुआ है. चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. क्या इसके मोशन में कुछ चेंज हुआ है? यस, क्योंकि वो आटा मूव कर रहा है. और चेंज इन शेप, यस, उसकी शेप भी चेंज हुई है. स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ बाईसाइकिल. जो बाईसाइकिल की स्प्रिंग है, जब हम उस पर बैठते हैं तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है और स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता. रबर बैंड है, उसको हम खींच रहे हैं तो उसकी शेप में चेंज हो रहा है बट स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा. एक स्केल हमने रख दिया, उसके ऊपर हमने कोई हैवी चीज़ रख दी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा. What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? क्या कह रहे हैं कि एक फूले हुए गुब्बारे को अगर आप अपनी हथेलियों के बीच में रखकर दबाओगे तो क्या होगा उसका? What happens to the shape of a ball of duff when it is rolled to make a chapati? जब आप आटे का पेड़ा लेकर उसको चपाती की शेप देते हो फोर्स लगा के तो क्या होता है? What happens when you press a rubber ball placed on a table? जब एक रबड़ की बॉल को जो टेबल पर रखी है उसे दबाते हो तो उससे क्या होता है? In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या है, चाहे हम वो आटा गूंद रहे थे या सीट पे बैठे थे या रबड़ खींच रहे थे या स्केल पे कुछ रख रहे थे, इन सारे एग्जाम्पल्स में फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है. Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest. अब देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है. पहला पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से चला सकता है. may change the speed of an object if it is moving. अगर वो पहले से ही चल रहा है तो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं. may change the direction of motion of an object. कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है. may bring about a change in the shape of the object. उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जा सकता है. may cause some or all of these effects. हो सकता है इनमें से कुछ या सारे या कुछ इफ़ेक्ट्स वो शो करे. While a force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. ये जो सारे फोर्स थे इनमें से while a force may cause one or more of this effect, फोर्स से इतने सारे इफेक्ट्स शो हो रहे थे. उसकी शेप चेंज हो रही थी, बॉडी रेस्ट से मूव कर रही थी, अपनी स्पीड चेंज कर रही थी, डायरेक्शन चेंज कर रही थी. पर क्या ये सब चीज़ें बिना फोर्स के हो सकती है? नहीं, फोर्स के बिना ये सभी इफेक्ट पॉसिबल नहीं है. दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ. कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए बिना अपने आप नहीं चल सकता. वो अपनी स्पीड अपने आप चेंज नहीं कर सकता, वो अपनी डायरेक्शन भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता और शेप भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता. यानी कि ये सारे एक्शंस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस. आपके पास स्टूडेंट्स 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस पहले समझिए क्या है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस जब जिन 2 ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस लग रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए हो, यानी कि एक दूसरे से टच करते हो, जो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस की फर्स्ट टाइप है मस्कुलर फोर्स. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट. क्या आप एक टेबल पे रखी हुई बुक को बिना उसको हाथ लगाए उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट. क्या एक पानी की बाल्टी को बिना हाथ लगाए उठा सकते हो? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट.
जनरली क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। हम जरूरी नहीं है कि हम अपने हाथ से उसको टच करें। कॉन्टैक्ट एक स्टिक यानी कि एक डंडी या फिर एक रस्सी की मदद से भी हो सकता है। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जैसे कि स्कूल बैग को पुश किया या फिर पानी की बकेट को उठाया, तो वो फोर्स आता कहाँ से है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। वो फोर्स आता है, हमारी मसल्स है जो बॉडी की, वो एक्शंस करती है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ से आप मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन को याद कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी हमारी मस्कुलर फोर्स की वजह से ही होती है। हम अपने जितने भी काम करते हैं, सुबह उठ के नहाना धोना, सब स्कूल आना, खाना खाना, वो सब हमारे मस्कुलर फोर्स की वजह से हो रहा है। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. Animals भी अपने muscular force को यूज़ करते हैं अपने डेली के काम करने के लिए। Animals like bullocks, जैसे कि बैलगाड़ी हम चलाते हैं, वो हॉर्सेस घोड़े, डंकीज गधे या कैमल्स ऊँट, जो भी हमारे लिए टास्क करते हैं वो सारे क्या यूज़ करते हैं? अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स। उन सभी टास्क को पूरा करने के लिए वो अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with the object, it is called a contact force. देखो, हमने देखा कि मस्कुलर फोर्स तभी लग सकता है कि जब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, इसलिए मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। एंड देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, लेट अस फाइंड आउट। इसी तरह कॉन्टैक्ट फोर्सेस की और भी टाइप्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, फ्रिक्शन। Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. एक बॉल है बच्चों, वो ग्राउंड पे चल रही है, चलते चलते उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। क्या उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है कि उसकी स्पीड कम हो गई? वो चलती क्यों नहीं रहती? तो जो ग्राउंड का सरफेस है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस दिशा में वो बॉल चल रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop. जब हम बाईसाइकिल को पैडल करना रोक देते हैं तो वो धीरे धीरे रुक जाती है और फाइनली बिल्कुल ही बंद हो जाती है। अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। कोई कार या स्कूटर है वो भी अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है एक बार हम उसके इंजन को बंद कर देते हैं। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट। एक किश्ती में हम बैठे हैं, एक नाव में बैठे हैं, अगर हम उसको रो ना करें यानी कि ना चलाएं तो वो भी अपने आप बंद हो जाती है। इसी तरह से और भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। In all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decrease and they come to rest after some time. इन सारी सिचुएशन में हमें कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो, पर उनकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और वो फाइनली रेस्ट पे आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। वट कॉज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? क्या है कि उनकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन दैम? हो सकता है उनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? क्या आप गैस कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, इन सारे केसेस में जो ये उनकी स्टेट चेंज हो रही है मोशन के ऑब्जेक्ट्स की, वो धीरे धीरे रेस्ट पे आ रहे हैं, वो कौन से फोर्स के कारण आ रहे हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings a moving ball to rest. यही वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो बॉल के सरफेस पे और ग्राउंड के बीच में लग रहा है, जो मूविंग बॉल को, चलती हुई बॉल को रेस्ट पे लेके आता है। सिमिलरली
फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। इस तरह से जब हम नाव को चलाना बंद कर देते हैं तो पानी और जो नाव के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है और वो नाव को रोक देता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी किस वजह से अराइज हो रहा है, दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसलिए हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फोर्स लगाने के लिए हमेशा ही हमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरे टाइप के फोर्सेस भी हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बिना कॉन्टैक्ट किए भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। आप मैग्नेट्स के साथ, चुंबक के साथ खेलते होंगे। चुंबक बिना टच किए ही दूर से ही अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन करती है, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है या अपने से दूर कर देती है। तो वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए बढ़ते हैं। Does the magnet on the rollers begins to move when the other magnet is brought near it? इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, उससे पहले हमें वो पढ़नी पड़ेगी। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का एक पेयर ले लीजिए, यानी कि दो मैग्नेट ले लीजिए। प्लेस द लोंगर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल्स और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर। 3 पेंसिल के ऊपर इस एक बार मैग्नेट को रख दीजिए। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। जो एक बार मैग्नेट हमारे हाथ में है और एक हमने 3 पेंसिल के ऊपर रख दिया, उसको एक एंड को उस बार मैग्नेट के पास लेके जाइए। मेक श्योर द 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच ना करें। Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. एक बार तो एक एंड लेके जाओ, तो या अगर वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो जो हमारे पास पेंसिल है वो पीछे की तरफ भागेगी, क्योंकि अब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वो पेंसिल्स अट्रैक्ट होंगी, यानी कि पेंसिल्स आगे की तरफ आएगी, यानी कि उनका मोशन आगे की तरफ होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिंस टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। जो रोलर्स के ऊपर यानी कि पेंसिल्स के ऊपर हमने मैग्नेट रखा हुआ है, क्या वो उसमें मूवमेंट हो रही है जब हम दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेट को लेके जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आ रहा है। वट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। क्या ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करती है। डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द 2 मैग्नेट्स। क्या हमें इससे ये पता चलता है कि दोनों मैग्नेट्स के बीच कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। यू हैव लर्नड इन क्लास 6th दैट like poles of 2 magnet repel each other and unlike poles attract each other। हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था कि मैग्नेट्स के जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को रिपेल और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। जो अट्रैक्शन हो रही है दो ऑब्जेक्ट्स में या रिपल्शन हो रही है, ये एक पुल और पुश की तरह ही है। अट्रैक्शन हो रही है तो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं और रिपल्शन हो रही है तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। क्या आपको मैग्नेट्स को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाना पड़ रहा है उनको फोर्स देखने के लिए। नहीं, वो दूर से ही ये फोर्स एक दूसरे पे लगा देते हैं। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा देता है बिना उसके किसी कॉन्टैक्ट में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है दूसरे मैग्नेट पे या दूसरी आयरन की चीज़ों पे, दूसरी मेटल की चीज़ों पे, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह से मैग्नेट जो लोहे की चीज़ों पे फोर्स लगाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। हमने आज क्या पढ़ा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की दो टाइप्स पढ़ी है, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एक टाइप पढ़ी है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरी टाइप है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रह जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बस फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।